नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी से एक एवरग्रीन टॉपिक। हमेशा जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, वन डे एग्जाम्स, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सबको पता है ये जो टॉपिक है सोलर सिस्टम, ये काफ़ी मतलब क्या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, स्कूल से ही रिलेट करता है ये टॉपिक अभी तक। और लेकिन जो है लेवल का डिफरेंस है, बस स्कूल में भी था टॉपिक, अभी भी पढ़ रहे हैं हम लोग ये टॉपिक, लेकिन एक परफेक्ट लेवल तक ये जो सोलर सिस्टम का टॉपिक है लेके जाएंगे। और ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से ये वीडियो के देखने के बाद आएगा, आप कोई भी स्किप नहीं करोगे। बहुत कुछ नए चीज़ यहाँ पे ऐड है, काफ़ी सारे यूनियन का नाम ऐड है, काफ़ी सारे नया टर्म आपको मिलेगा यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम में आता है। फिगर के साथ पूरा अच्छा से समझेंगे चीज़ों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और आपको मैं बता दूं, जीके का जो सीरीज चल रहा था 500 जीके का जो सीरीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन वहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए, वीडियो लेक्चर का पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा। पहले जानेंगे कि IAU क्या है, IAU मतलब क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है। फिर जानेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्लैनेट्स के बारे में फिगर के साथ अच्छा से डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, और फिर जानेंगे कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। फिर जानेंगे सब यूनिट के बारे में जानेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, या तो लाइट ईयर हो गया, या तो पार्सेक जो हो गया, ये सारा क्या यूनिट है, इसका मतलब क्या है, कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू ले लेंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है। देखिए, पहले बता दूं आपको, नोट की टेंशन नहीं लेना है आपको, अच्छा से वीडियो को देखिए, समझिए। नोट आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सारा का सारा चीज़ें इसके जो है नोट कर दिया हूँ, वैसे ही आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF वहाँ पे दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस अच्छा सा वीडियो को समझिए। पहले जानते हैं ये IAU का सोलर सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, ये सोलर सिस्टम में जितना भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या, ठीक है, आप सिंपली बोल सकते हो ऐसे कि ऑल बॉडीज एग्जिस्ट इन स्काई, ठीक है। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि आप जो आकाश में या तो महाकाश में जितना भी सारा चीजें आपको पता है, देख रहे हो या सुन रहे हो, सारा का सारा जो क्या है सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आ जाता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, छोटा से छोटा स्टार हो, मून हो गया, आपका अर्थ हो गया, या तो सन हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, कुछ भी आपका सारा का सारा जो महाकाश में जितना भी सारा बॉडी है, छोटा से लेकर बड़ा तक, हर बॉडी को सेलेस्टियल बॉडीज बोल सकते हैं, ठीक है। IAU का क्या रिलेशन है इसके साथ, सेलेस्टियल बॉडीज जितना भी है, चाहे स्टार हो, मून हो, प्लैनेट हो, उनको नाम देना, उनका एग्जिस्टेंस पता करना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है, सही नॉलेज जो प्रोवाइड करना लोगों को, ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का काम, ठीक है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, देखिए 28 जुलाई 1919 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, ये कभी कभार पूछता है एग्जाम में, हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। और इसका जो समिट है, या तो मीटिंग बोल सकते हो, 5 ईयर में एक बार ये समिट किया जाता है। और देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर एंड एक्टिव प्रोफेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन इन एस्ट्रोनॉमी। जो लिखा हुआ है तो सही है, मैं आपको बता दिया, जैसे कि ये प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर के लिए काम करता है, उनको क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो चांस प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। और ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इट एक्ट एज द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर असाइनिंग डेजिग्नेशन एंड नेम्स टू सेलेस्टियल बॉडीज, चाहे स्टार, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, कुछ भी हो, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हो, उनको डेजिग्नेशन पता करना, उनको नाम देना, ठीक है, ये सारा इसका काम है। और एक पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए, द IAU, ठीक है, डिफाइन इन अगस्त 2006 दैट इन द सोलर सिस्टम ए प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी व्हिच, ठीक है। चीजों को पहले समझ लीजिए, ये क्या है, 2006 में जो लास्ट मीटिंग उसका था, ठीक है, 2006 में लास्ट मीटिंग यहाँ पे था। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, कुछ नया चीजें यहाँ पे ऐड किया गया रूल्स में,
जैसे आपको पता होगा प्लैनेट्स क्या होते हैं, पहले तो कुछ क्या लिमिटेशन जो कंडीशन होता है उसका आईएई के हिसाब से जो कंडीशन होता है ये था, क्या होना चाहिए, एक प्लैनेट किसको बोलेंगे, इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है, ये क्या करना चाहिए, सन के अराउंड में रिवॉल्व करना चाहिए, सन के चारों तरफ घूमना चाहिए, पहला कंडीशन। डोंट हैव इट्स ओन टेम्परेचर, इसका ओन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, तब इसको प्लैनेट बोलेंगे, ये कंडीशन था पहले 2006 से पहले, बिफोर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बिफोर ये कंडीशन था, पहला वाला कंडीशन ये तो था ही। फिर 2006 के बाद जब मीटिंग हुआ इसमें कुछ न्यू रूल्स ऐड किया गया, देखिए ये जो सेकंड थर्ड है ये सब न्यू रूल्स ऐड किया गया इसमें, ये तो पहले से ही था, इसको भी लिख दिया हूँ। चलिए हैज, देखिए फिर क्या है, हैज सफिशिएंट मास एंड नियरली राउंड शेप, क्या होना चाहिए, एक प्लैनेट किसको काउंट करेंगे, उसका क्या होना चाहिए, एक सफिशिएंट मास होना चाहिए, उसके साथ नियरली राउंड शेप, नियरली बोला है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप होना चाहिए। आपको ही पता है अर्थ का जो शेप है प्रॉपरली एग्जैक्टली राउंड नहीं है, थोड़ा सा स्पेरिकल भी है, ठीक है, मतलब नियरली एक राउंड शेप का होना चाहिए और उसका एक सफिशिएंट मास होना चाहिए। उसके बाद ऑल्सो मूव अराउंड इट्स ऑर्बिट, मतलब अपना जो एक्सिस है उसमें ये मूव करना चाहिए, एंड ओन ग्रेविटेशन, उसका एक ओन ग्रेविटेशन होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई सेलेस्टियल बॉडीज तो उसको क्या कहेंगे, उसको प्लैनेट्स कहेंगे। ये कौन बोला, IAU का जो कंडीशन है उसके हिसाब से, ठीक है। इसलिए देखिए एज पर न्यू गाइडलाइंस, जब न्यू गाइडलाइंस आया कब, 2006 को, ठीक है, प्लूटो डोंट फॉलो द न्यू कंडीशन। जो प्लूटो है आपको पता है प्लूटो को क्या पहले क्या था, वो प्लैनेट था, बट अभी उसको प्लैनेट में काउंट नहीं किया जाता है। रीजन ये है कि 2006 के बाद ये जो तीन कंडीशन आया, उस जो प्लूटो है ये तीन कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसीलिए सो प्लूटो इज नेग्लेक्टेड एज ए प्लैनेट, इसीलिए प्लूटो को क्या किया गया, नेग्लेक्टेड किया गया, उसको प्लैनेट में काउंट नहीं किया गया, उसको इसीलिए क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। अगर यहाँ पे आपको एक जो वर्ड है यहाँ पे देखिए एस्ट्रॉइड्स के बारे में डाउट हो रहा होगा, आपको बता दूं एस्ट्रॉइड्स का मतलब होता है क्या, माइनर या तो स्मॉल प्लैनेट्स, ठीक है, छोटा से छोटा जो प्लैनेट्स होते हैं जिसका साइज जो होता है काफी छोटा होता है या तो उसका शेप डिफाइन नहीं होता है, उसको एस्ट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। ये भी प्लैनेट है बट छोटा साइज होता है एंड नॉट डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। आइए इसके बारे में तो जान लिया, आइए वैसा नहीं कि सारा का सारा चीजें आपको याद रखना है, बस एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक वर्ल्ड लेवल में ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब काम को हैंडल करता है, ठीक है। फिर आइए जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में, हर एक प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सन के बारे में, ठीक है, लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। पहले जान लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं सन के बारे में। देखिए सन क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सन भी क्या है, स्टार है। बताइए IAU के हिसाब से, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से स्टार किसको बोलेंगे, स्टार उसी को बोलेंगे एक सेलेस्टियल बॉडी होना चाहिए, ठीक है, और उसका क्या होना चाहिए, ओन एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी प्लस क्या होना चाहिए, उसका ओन ब्राइटनेस होना चाहिए, ठीक है, प्लस उसका क्या होना चाहिए, एक टेम्परेचर होना चाहिए। ये तीन चीज अगर होगा सेलेस्टियल बॉडी में उसको क्या कहेंगे, स्टार कहेंगे। वैसे सन का ये सब क्वालिटी है इसीलिए इसको स्टार भी कहा जाता है। और सन में जो एनर्जी या तो कोई भी स्टार में एनर्जी जो है वो कहाँ से आता है, ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, FUSIO है, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एनर्जी जो है रिलीज होता है। ये प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है और लॉट्स ऑफ एनर्जी या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। फिर जानते हैं इसके टेम्परेचर के बारे में। देखिए सन का तो ऐसे ही तीन पार्ट से, जो अंदर वाला है सबसे जो अंदर वाला है इनर वाला उसको कोर कहते हैं, ठीक है। फिर आ गया और एक आएगा उसके ऊपर में फोटोस्फीयर करके, ठीक है, और एक लेयर आएगा, फिर आएगा और एक लेयर क्रोमोस्फीयर करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर सबसे जो आउटर लेयर आपको दिख रहा है ये विजिबल हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो ये इसको कहते हैं कोरोना वायरस और डिफरेंट है, इसका आउटर लेयर को भी कोरोना कहते हैं, सेम स्पेलिंग भी है लेकिन ये आउटर लेयर है, सन का कोई वायरस नहीं है, ठीक है। ये 4 लेयर होता है नॉर्मली। और आपको जो टेम्परेचर के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो कोर में अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो क्या है, यह है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब 15 यहाँ पे मिलियन मतलब वहाँ पे आप 6 जीरो लगा सकते हो, इतना डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कहाँ पे, कोर में, अंदर वाला टेम्परेचर किसका, सन का। अगर पूछे सरफेस का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर क्या है, तो लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखना है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सरफेस टेम्परेचर। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कोर का टेम्परेचर क्या है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सरफेस का टेम्परेचर क्या है 6000 डिग्री सेल्सियस।
जैसे कि आपको पता है सन का भी अपना ग्रेविटेशन होता है और क्या होता है अपना ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट में क्या है ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हर एक प्लैनेट्स का मैं बोला जैसे कि कंडीशन था IAU का कि उनका हर एक प्लैनेट्स का भी ग्रेविटेशन होता है, इसीलिए अपने जगह में क्या करते हैं एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं प्लैनेट्स के बारे में। पहले आपको दो चीजें क्लियर करा दूं। पहला हो गया रोटेशन, पहला पॉइंट आपको रोटेशन, फिर हो गया रिवोल्यूशन। ये दोनों चीज में डिफरेंस पहले समझना है कि ये दोनों क्या है, क्योंकि ये आगे जब भी डिस्कस करूंगा ये दोनों दो वर्ड यूज होने वाला है, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए पहले दोनों चीज में डिफरेंस क्या है। रोटेशन क्या है, मूव इट्स ओन एक्सिस, जो है प्लैनेट से अपना एक्सिस में घूमना, मूव इट्स ओन एक्सिस, तो क्या हो जाएगा ये रोटेशन, ठीक है। जैसे आप ग्लोब यूज करते हो टेबल पे, अगर उसको आप सर्किल करते हो ऐसे घुमाते हो तो अपने आप में घूमता है, अपने आप एक्सिस में घूमता है, तो उसको बोलेंगे रोटेशन, ठीक है। रिवोल्यूशन क्या है, मूव अराउंड द सन, ठीक है। सन का जो ऑर्बिट है उसके चारों तरफ घूमना। जैसे यहाँ पे पकड़ लीजिए, यहाँ पे सन है और ये हो गया सन का ऑर्बिट। जो है एक प्लैनेट यहाँ पे है तो यहाँ पे घूम के फिर से यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, रिवोल्यूशन। और वहीं पे अपने आप में एक्सिस में जो चक्कर लगाना, ठीक है, वो हो गया क्या, रोटेशन। अपने आप में चक्कर लगाना रोटेशन, पूरा सन का चारों तरफ में चक्कर लगाना ये हो गया रिवोल्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे आपको अर्थ में आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको पता है वन डे जो होता है 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स में क्या होता है, ये जो अर्थ है पृथ्वी है अपने आप में चक्कर लगाता है, उसके लिए डे एंड नाइट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अर्थ का रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज, ये हो जाएगा इसका रिवोल्यूशन। 365 दिन में ये पूरा सन का एक चक्कर लगाता है, उसको बोलेंगे रिवोल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। अभी बताइए जितना भी प्लैनेट्स यहाँ पे 8 प्लैनेट्स है उसमें किसका जो रिवोल्यूशन है जल्दी होगा, किसका रिवोल्यूशन जो है लेट होगा। नॉर्मल सा बात है। देखिए सपोज यहाँ पे 3 सर्किल है और आप रेस लगा रहे हो, यहाँ पे 3 पर्सन है, रेस लगा रहे हो, बताओ कौन जो पर्सन है जल्दी यहाँ पे पहुंचेगा आके अपना डेस्टिनेशन में। तो आप बोलोगे कि ये सही से ये फास्ट वाला पहुंचेगा, क्योंकि ये फास्ट वाला का डिस्टेंस कम हो जाएगा और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है। देखिए मर्क्यूरी सबसे क्या है, पास है सन के पास में, तो इसका जो ऑर्बिट होगा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका जो होगा क्या, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन, ठीक है। ये जल्द से जल्द एक चक्कर लगा लेता है सन का। वैसे सबसे लेट कौन सा होगा, लास्ट में जो है नेपच्यून, ये होगा स्लोएस्ट रिवोल्यूशन। ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। थोड़ा सा आपको डाटा दे दूं, उससे अच्छा सा क्लियर होगा। देखिए जो मर्क्यूरी अपना एक राउंड लगाते हैं सन के चारों तरफ, उसमें कितना टाइम लगता है, 88 डेज। आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो अर्थ से। अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज। वही 388 डेज में ये पूरा का पूरा सन का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। वैसे ही पूरा लास्ट वाला जो जो नेपच्यून, यूरानस नेपच्यून, लास्ट वाला जो नेपच्यून है उसको लगता है 165 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया स्लोएस्ट रिवोल्यूशन, ये हो गया फास्टेस्ट रिवोल्यूशन। फिर आता है रोटेशन में। देखिए 4 नंबर में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है इसको क्या कहते हैं, जुपिटर या तो बृहस्पति। सबसे जो फास्टेस्ट रोटेशन है किसका है, जुपिटर का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जुपिटर फास्टेस्ट रोटेशन, ठीक है। मतलब ये लगभग 9.8 आवर, ठीक है। मतलब आप अप्रोक्सीमेटली 10 घंटा पकड़ सकते हो। 10 घंटा में अपने आप में एक चक्कर लगा लेता है। आप अर्थ से रिलेट करो, अर्थ कितना घंटा लेता है यहाँ पे, 24 घंटा, जहाँ पे जुपिटर का कितना टाइम है, 10 घंटा, लगभग 10 घंटा। तो ये कितना कम है, ठीक है। तो फास्टेस्ट जो क्या हो जाएगा, रोटेशन जुपिटर। वैसे ही स्लोएस्ट क्या हो जाएगा रोटेशन में, आपको ध्यान रखना है। 2nd नंबर में प्लैनेट है वेनस, ठीक है। इसका जो रोटेशन है सोलर सिस्टम में सबसे स्लोएस्ट है। मतलब ये लगभग कितना 257 डेज लेता है एक रोटेशन के लिए। आप समझ में आ रहा होगा कि अर्थ लेता है 24 घंटे, वैसे ये जो वेनस है ये टाइम लेता है 257 डेज टू कंप्लीट 1 रोटेशन। फिर आइए एक एक प्लैनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो प्लैनेट है आपको पता होगा, नाम लिख दे रहा हूँ हर का यहाँ पे। ये है मर्क्यूरी, ये हो गया आपका क्या वेनस, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका मर्स, ठीक है। फिर देखिए ये आपका हो गया जुपिटर। देखिए आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे ये सीरीज आपको याद हो जाए एक ऑर्डर में। देखिए जैसे यहाँ पे है सन, ठीक है, वैसे ही लास्ट में भी सन है। देखिए कैसे, ये वाला एस है, एस पर क्या, सेट्रॉन, ठीक है। फिर ये है क्या, यूरानस। यूरानस मतलब क्या हो गया, यू,
फिर लास्ट वाला हो गया नेपच्यून, मतलब क्या हो गया N। देखिए यहाँ पे है S, यहाँ पे है U, यहाँ पे है सन। लास्ट वाला तीनों आपको याद हो जाएगा इजीली, सन, ठीक है। फिर सबसे बड़ा जो है इसके बाद यहाँ पे है जुपिटर, सबसे बड़ा। आपको पता है कि अर्थ हमेशा आपको याद हो जाएगा कि 3 नंबर में अर्थ का लोकेशन है। फिर यहाँ पे M आ जाएगा, ठीक है, मर्क्यूरी, और यहाँ पे भी M आ जाएगा दोनों तरफ, मर्क्यूरी हो गया मार्स, और बीच में जो रिमेनिंग बचा ये हो जाएगा आपका वेनस। इसे आपको याद रखना है। फिर आपका ये जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून हो गया। कुछ फैक्ट्स पहले जान लेते हैं मर्क्यूरी के बारे में। ये सबसे छोटा प्लैनेट है, आपको ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो गया। फिर और क्या है, नियरेस्ट टू सन है, ठीक है। सन के सबसे पास वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है, मर्क्यूरी है। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, नोट प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से वहां पे आप लिख सकते हो, अभी आराम से बस समझ लो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, नो एटमॉस्फेयर, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है, या तो यहाँ पे नो सैटेलाइट, ये जो प्लैनेट है इसका सैटेलाइट भी नहीं है। उसके बाद ये तो बता दिया कि फास्टेस्ट रिवोल्यूशन होता है और 88 डेज, ये रखना है याद आपको मर्क्यूरी के बारे में। फिर आते हैं वेनस के बारे में। देखिए वेनस जो है इसका बहुत सारा नाम है, आपको याद रखना है। एक हो गया मॉर्निंग स्टार, ठीक है, फिर हो गया आपका इवनिंग स्टार, फिर हो गया ब्राइटेस्ट प्लैनेट, फिर हो गया आपका हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट इसलिए बोला जाता है कि जो CO2 का जो कैपेबल परसेंटेज है यहाँ पे काफी ज्यादा है, 90 से 95% जो है यहाँ पे CO2 है, इसीलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। देखिए मर्क्यूरी सबसे पास है, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा, वेनस, आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, नियरेस्ट टू अर्थ, ठीक है, अर्थ का पास वाला प्लैनेट कौन सा है। देखिए अर्थ के दोनों तरफ प्लैनेट, यहाँ पे वेनस है, यहाँ पे मार्स है, ठीक है, 2 है, लेकिन वो दोनों में भी कौन सा नियरेस्ट है आपको याद रखना है, वेनस, ठीक है। नियरेस्ट टू अर्थ कौन सा हो जाएगा, वेनस हो जाएगा, ना कि मार्स। तीसरा पॉइंट, इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। अर्थ ट्विन मतलब क्या, अर्थ का साइज और इसका साइज जो है देखिए काफी बराबर लग रहा है, इसीलिए अर्थ का जो जुड़वा है इसको कहा जाता है, या तो अर्थ ट्विन कहा जाता है। और आपको पहले ही बता दिया इसका क्या है, स्लोएस्ट रोटेशन है, स्लोएस्ट रोटेशन है कितना, 257 डेज, और इसका रोटेशन रिवोल्यूशन सेम होता है लगभग, ठीक है। ये जो है 257 डेज के अंदर ये इसका रोटेशन, एक रोटेशन के साथ एक रिवोल्यूशन दोनों कंप्लीट करता है सेम टाइम में, ठीक है। फिर जानते हैं अर्थ के बारे में। देखिए अर्थ में आपको पता होगा, अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। किस लिए, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर का प्रेजेंस यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और क्या है, मून जो है इसका ओनली सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, आपको पता होगा। मून यहाँ पे देख रहे हैं आपको, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये है अर्थ जो है ये गोल्डीलॉक्स जोन में होता है, ठीक है। ये जो अर्थ है गोल्डीलॉक्स जोन में होता है, बस इतना भी ध्यान रखिए। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है इस वीडियो में मैं आगे समझा दूंगा काफी डिटेल्स से, ठीक है। बस याद रखिए गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा प्लैनेट आता है परफेक्टली, तो हो गया क्या, अर्थ, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो है नंबर 4 में ये क्या है, मार्स, ठीक है। मार्स को क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है, रेड प्लैनेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का गैस पाए जाते हैं इसका एटमॉस्फेयर में, हो गया क्या, नाइट्रोजन प्लस क्या, आर्गन, 2 टाइप के गैस पाए जाते हैं, इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। और इसका 2 सैटेलाइट है, ठीक है, इसका 2 सैटेलाइट है। नाम क्या है, एक का नाम हो गया फोवस, एक का नाम हो गया डिमोस, ठीक है। ये लिखा हुआ है नोट में, आपको लिखने की जरूरत नहीं, सारा का सारा जो नोट है प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है काफी थिन एटमॉस्फेयर है, ठीक है, काफी थिन एटमॉस्फेयर है। जैसे एटमॉस्फेयर का मतलब जैसे अर्थ में क्या एटमॉस्फेयर आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है जो काफी थिन एटमॉस्फेयर में यहाँ पे है, कहाँ पे, मार्स में, ठीक है। फिर आता है सबसे बड़ा, आप लार्जेस्ट बोल सकते हो या तो बिगेस्ट बोल सकते हो, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा हो गया, जुपिटर, ठीक है। पहला पॉइंट तो वही हो जाएगा कि बिगेस्ट या तो लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाएगा। फिर आपको बता दिया था कि फास्टेस्ट क्या होता है, इसका रोटेशन होता है जो 9.8 आवर, मतलब लगभग 10 घंटा में अपने आप में एक एक्सिस में कंप्लीट कर लेता है एक रोटेशन, ठीक है। इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में काफी सारे गैस पाए जाते हैं, जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, फिर आपका मीथेन हो गया, ठीक है, ये सारे गैस पाए जाते हैं इसमें। और
और सबसे और एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम में जितना भी 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट में से सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन सा प्लैनेट में, आपको ध्यान रखना है 67 सैटेलाइट किसमें है, जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट, और सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला प्लैनेट कौन सा हो जाएगा, जुपिटर। ठीक है, कुछ सैटेलाइट का नाम भी आपको याद रखना है जो एग्जाम में आता है ऑड वन आउट करने के लिए। एक हो गया यूरोपा, ठीक है, और एक हो गया क्या, गैनमाइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, और क्या हो गया, ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है। कैलिस्टो भी एक होता है, कैलिस्टो बोल के क्या है, सैटेलाइट होता है, और टोटल कितना होता है, नंबर आपको याद रखना है 67। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, जानते हैं देखिए सैटर्न के बारे में। ठीक है, सैटर्न देखिए इसमें आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया, जुपिटर। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अगर क्वेश्चन आया तो क्या हो जाएगा, सैटर्न। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सबसे यूनिक जो दिख रहा है प्लैनेट यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, सैटर्न दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके चारों तरफ कुछ रिंग लेग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जो 8 रिंग लेग स्ट्रक्चर होता है, ये कितना होता है, 8 रिंग लेग स्ट्रक्चर होता है। और जो ये रिंग से किससे बना हुआ होता है, ये पूछता है अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो आइस एंड डस्ट पार्टिकल से ये रिंग बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें सैटेलाइट है कि नहीं, इसमें सैटेलाइट है, यहाँ पे 62 नंबर ऑफ सैटेलाइट है। ठीक है, और सबसे जो एक सैटेलाइट जो इसमें पूछा था कि सैटर्न का कौन सा सैटेलाइट है, आपको नाम याद रखना है, टाइटन जो है इसका फेमस सैटेलाइट है, आपको याद ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं देखिए यूरेनस के बारे में। यूरेनस को देखिए पहले इसका नाम है क्या, ग्रीन प्लैनेट, इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। इसमें टोटल सैटेलाइट कितना है, 27 सैटेलाइट है। कुछ सैटेलाइट का नाम भी आपको याद रखना है, जैसे होगा एरियल हो गया, फिर मिरांडा हो गया, मिरांडा आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों सैटेलाइट है कौन सा, यूरेनस का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है दो चीज, देखिए एक हो गया यूरेनस, ध्यान से देखना। ठीक है, एक हो गया यूरेनस और एक हो गया वेनस। ठीक है, यूरेनस एंड वेनस पूरा का पूरा सोलर सिस्टम में ये जो डायरेक्शन है, इनका मूव करने का डायरेक्शन है, इसका एक्सिस में जो मूव करते हैं इनका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या होता है, ये दोनों का स्पेशल होता है, बाकी सबका एक होता है। आपको पता होगा अर्थ का। ठीक है, अर्थ कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ठीक है, अर्थ का जो डायरेक्शन है मूव करने का वो है वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए आपको सन कहाँ से दिखता है, जब सनराइज होता है तो ईस्ट में दिखता है, इसीलिए आपको सन वेस्ट होता है तो सनसेट होता है तो कहाँ पे, वेस्ट में दिखता है। ठीक है, अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन जो है वेस्ट टू ईस्ट होता है। वैसे बाकी हर प्लैनेट का भी क्या होता है, वही सेम होता है, बट इसमें चेंज होता है, किसमें, यूरेनस में एंड वेनस में। ठीक है, वेनस में इसका उल्टा होता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट ये क्या करता है, मूव करता है। वैसे यूरेनस में आपको ध्यान रखना है ये रोल्स नॉर्थ टू साउथ, ये और स्पेशल है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मतलब जैसे आप एक फुटबॉल है फील्ड में, आप उसको किक किए वो जैसे रोल करेगा वैसे यूरेनस रोल करता है पूरा का पूरा ऑर्बिट में। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट नहीं है, और क्या है यहाँ पे, एटमोस्फियर भी नहीं है यहाँ पे, नो एटमोस्फियर, किसमें, यूरेनस में। ठीक है, ये बात हो गया यूरेनस से। फिर आपको लास्ट जो प्लैनेट है उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते। लास्ट प्लैनेट हो गया कौन सा, नेपच्यून, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए नेपच्यून के बारे में देखिए, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। अगर सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है, कोल्डेस्ट क्यों है, क्योंकि सन से ये काफी दूरी में है, आप देख रहे हो, इसीलिए कोल्डेस्ट प्लैनेट इसको कहा जाता है। और आपको मैं बता दिया था कि स्लोएस्ट क्या होता है, इसका रिवोल्यूशन होता है, स्लोएस्ट रिवोल्यूशन होता है कितना, 165 ईयर। ठीक है, और रिवोल्यूशन मतलब बता दिया, सन के चारों तरफ चक्कर लगाना में, इसको एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष लगता है, जिसमें आप अर्थ से कंपेयर कर सको। अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज ओनली, बट इसको लगता है 165 साल लगता है एक चक्कर लगाने में सन का। ठीक है, और इसमें आपको सैटेलाइट याद रखना, 14 सैटेलाइट है इसमें भी। ठीक है, ये सारा का सारा चीज आपको याद रखना है, और आपको ये तो नॉर्मल से चीजें पता होना चाहिए। ये जो पहले जो 4 प्लैनेट है इसको क्या कहा जाता है, इनर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, और बाकी जो बाहर का है इसको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा नोट है आपके लिए, कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो पीडीएफ है वहां से आप डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हो। हर एक प्लैनेट का जो डिटेल्स है यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से देखो, ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, जितना शॉर्टकट हो सकता है मैं उतना लिख दिया हूँ, जो पढ़ने के लायक है अच्छा से रिविजन कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अभी डिस्कस करते हैं कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है और गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। ये काफी दोनों यूनिक चीजें हैं।
देखिए पहले बता दो कि एस्ट्रॉयड क्या होता है, बता तो दिया था ऐसे ही। एस्ट्रॉयड मतलब क्या, स्मॉल प्लैनेट्स बता दिया था आपको, या तो माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं। स्मॉल प्लैनेट्स मतलब कि ऐसे प्लैनेट्स जिनका साइज जो है क्या है, काफी छोटा होता है, काफी छोटा होता है साइज, और इसका जो शेप है ये क्या होता है, कुछ डेफिनेट शेप नहीं होता है, या तो स्पेरिकल नहीं होता है, राउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए इसको किसमें स्मॉल प्लैनेट्स में काउंट होता है या तो एस्ट्रॉयड्स में काउंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ आता है, कभी कभी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में। ठीक है, स्पेशली रेलवे एसएससी का क्वेश्चन है ये कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा फिगर के थ्रू अच्छा से समझ सकते हो। ये जो टुकड़ा दिख रहा है ना आपको, देखिए ये वाला पूरा बेल्ट है, ये सन के चारों तरफ होता है, और ये कौन सा प्लैनेट के बीच में होता है। देखिए ये वाला प्लैनेट क्या हो गया आपका, ये वाला प्लैनेट हो गया आपका मार्स, और ये वाला प्लैनेट क्या हो गया आपका सबसे बड़ा प्लैनेट जो है जुपिटर। ये दोनों के बीच में क्या होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट लाया होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन आपको अगर पूछे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है एस्ट्रॉयड बेल्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, बस समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चीजें हैं क्या। ठीक है, और फिर आते हैं, देखिए गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसका तो कोई पिक्चर नहीं लिया हूं। देखिए जैसे यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट में क्या था, कुछ एस्ट्रॉयड्स था। हाँ ये भी बता दूं आपको, एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो एस्ट्रॉयड होता है, आपको अप्रोक्सीमेटली ये ध्यान रखना है कि 40,000 के आसपास ये जो टुकड़े हैं या तो एस्ट्रॉयड है यहाँ पे ये बेल्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। देखिए क्या है गोल्डीलॉक्स जोन, क्या है, एक एरिया है जहाँ पे क्या होता है, सीधा सीधा ऐसे सिंपली बोल सकते हो कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है क्या होता है, स्टेबल होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना काफी हाई होता है ना काफी लो होता है। ठीक है, नॉर्मल होता है, टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है, जहाँ पे क्या हो सकता है, लाइफ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लाइफ का पॉसिबिलिटी जहाँ पे है, लाइफ का एग्जिस्टेंस जहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वैसे टाइप का जो एरिया है उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। और ये कहाँ पे होता है, आपको पता है लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है, लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आपको सबको पता है कि लाइफ कहाँ पे है, अर्थ में है, जहाँ पे हम लोग हैं। ठीक है, और ये वाला जो जोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी सन के चारों तरफ ही प्रेजेंट होता है ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे करके होता है ये मान लो कि ये हो गया गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, ये वाला एरिया, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एस्ट्रॉयड्स होते हैं या मेटियोर्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट एक जोन इमेजिन किया गया है जहाँ पे क्या होता है, लाइफ पॉसिबिलिटी होता है, लाइफ होने का संभावना है। और क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है काफी स्टेबल है, और जो टेम्परेचर है ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, जहाँ पे कोई लिविंग बीइंग रह सकता है। ठीक है, वैसे जो है एटमॉस्फेयर है, इसीलिए इसको गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा प्लैनेट आता है, ये क्वेश्चन आता है, गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा प्लैनेट आता है। पहला तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थ, अगर अर्थ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मर्स में आपको पता होगा, मंगल ग्रह में काफी ज्यादा रिसर्च चल रहा है इसके बारे में कि यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी मतलब क्या है या नहीं है, कुछ यहाँ पे मिला है पॉसिबिलिटी होने का, इसीलिए काफी सारा रिसर्च चल रहा है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और पहले जान लीजिए कि जो गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा प्लैनेट परफेक्टली है, तो आपका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इसके साथ साथ हम दोनों चीज समझ लेंगे कि क्या है लाइट ईयर क्या है और क्या पार्सेक क्या है, सारा का सारा चीज यहाँ पे समझ लेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, देखिए सीधा सीधा आपको बता दूं कि जो बुकिश डेफिनेशन है वो तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है वहाँ पे। आपको सीधा सीधा बता दूं कि जो क्या है लेंथ है, और जो बोल सकते हो सिंपली डिस्टेंस जो है किसके बीच में, अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रखना, अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, और ये यूनिट क्यों यूज होता है कि सोलर सिस्टम में हर कुछ जो चीजें हैं उनको मेजर करने के लिए, जैसे आपको नॉर्मली पता होता है कि आपका जो नॉर्मली यूज करते हो सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, छोटा से बड़ा यूनिट होता है, चीजों को अलग अलग यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पता चला कि दिल्ली से मुंबई आपको मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर स्केल लेके बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता है। उसके हिसाब से यूनिट यूज किया जाता है। वैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये किसमें यूज होता है, सोलर सिस्टम में कोई भी 2 स्टार के बीच में या तो कोई 2 प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये यूज किया जाता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस कितना होता है, सन एंड अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। इसका वैल्यू आपको बता दूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू। ठीक है, और ये इसका यूज कहाँ पे होता है, सोलर सिस्टम में कोई भी 2 बॉडी के बीच में डिस्टेंस जो है मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है क्या, लाइट ईयर।
लाइट ईयर क्या होता है? देखिए ये काफी बार क्वेश्चन में आ चुका है कि लाइट ईयर जैसे लग रहा है कि लाइट है तो लाइट से रिलेटेड होगा लगता है, लेकिन ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए और एक यूनिट है। लाइट ईयर किससे बड़ा है? देखिए आपको ध्यान रखना, पहले आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, उससे बड़ा जो यूनिट हो जाएगा लाइट ईयर हो जाएगा। लाइट ईयर क्या है? सीधा सीधा आपको बता दूं कि लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ठीक है, जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कहाँ पे? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे कि एटमॉस्फेयर में जहाँ पे नहीं है उसको वैक्यूम कहते हैं। लाइट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वैक्यूम में, कितना साल में? 1 साल में। तो वो डिस्टेंस हो जाएगा क्या? 1 लाइट ईयर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो 1 लाइट ईयर है इसका डिस्टेंस कितना है, आपको पता होना चाहिए 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। ठीक है, जिससे कि मैं आपको बोला लाइट ईयर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है। इसके बीच में रिलेशन बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू लगभग अप्रोक्सीमेटली 60,000 क्या होगा, क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं, जानते हैं उससे भी बड़ा यूनिट कुछ है क्या? उससे भी बड़ा यूनिट है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? उससे भी बड़ा यूनिट है। पहले आ गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे बड़ा हो गया क्या? लाइट ईयर। ठीक है, वही डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट, उससे भी बड़ा यूनिट हो गया क्या? पार्सेक। डिस्टेंस मेजर करने का ये भी एक यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है। पहले समझ लेते हैं कि पार्सेक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं क्या हुआ। सपोज एक सर्किल मान लेता हूं मैं। ठीक है, सर्किल का ये हो गया क्या? सेंटर हो गया, और आपको पता है कि सर्किल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो मान लेता हूं मैं 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब लगभग कितना आएगा? छोटा सा पार्ट आएगा। ठीक है, बस आपको समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं यहाँ पे। सपोज मान लो कि ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो 1 डिग्री मतलब इसको क्या आता है? एक आर्क कहा जाता है। ठीक है, ये जो ये आर्क है इसका वैल्यू कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। समझ लो अच्छा से। सपोज एक सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, सेंटर से 1 डिग्री का जो एंगल है, और ये जो आर्क दिख रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है इसका डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप समझ सकते हो इतना अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो पूरा का पूरा सर्किल कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। और आप ये समझ सकते हो वो सर्किल का जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये सेंटर से ये वाला जो पर्सन है इसको रेडियस कहते हैं, ये जो सर्किल का रेडियस है वो कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हो। वो जो सर्किल का रेडियस होगा जिसका जो एक आर्क 1 डिग्री का जो आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वही सर्किल का रेडियस जो है उसको बोलेंगे क्या? 1 पार्सेक कहेंगे। फिर आपको वैल्यू बता दूं 1 पार्सेक। ठीक है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.086 इंटू 10⁻16। ठीक है, मीटर्स। या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक में कितना 0 लगा दो, 16 0 लगा दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा इसका। ठीक है, 1 पार्सेक का वैल्यू ये होता है। और मैं बताइए सबसे बड़ा यूनिट है, बताइए 1 पार्सेक अगर बड़ा यूनिट है तो लाइट ईयर से भी बड़ा होगा। 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना लाइट ईयर होगा? 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, पहले हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे बड़ा क्या हो गया आपका? मैं बता दिया आपको लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर से बड़ा हो गया क्या? पार्सेक। ठीक है, वैसे ही 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना? 3.26 लाइट ईयर। ये हो गया इसके बीच में रिलेशन। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा नोट है आपका। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इसके साथ साथ यहाँ पे लाइट ईयर का जो डेफिनेशन है या तो पार्सेक का जो डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो भी पॉइंट आपको छूटा है यहाँ पे वहां से पढ़ के समझ सकते हो। मैं समझा दिया। बाकी एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में आता है। और गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा आता है कि अर्थ जो आता है गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या तो लाइट ईयर और या तो पार्सेक, ये तीनों का तीनों डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। कहाँ पे? सोलर सिस्टम में या तो पूरा का पूरा महाकाश में। ठीक है, मेजर करने का यूनिट इसको माना जाता है। देखिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए चैनल में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, कि सबको जो अच्छा से क्वालिटेटिव जो नॉलेज है उनको प्रोवाइड हो सके। कीप स्माइल एंड कीप स्टडी। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।